नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके मुद्दे में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो हलचल बची हुई है, जो अब अटका हुआ कैबिनेट विस्तार है जिसको लेकर के तेजी दिखाई दे रही है उसकी। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि कभी भी मोहन यादव की टीम का ऐलान हो सकता है। उधर छत्तीसगढ़ में जिस तरह साय कैबिनेट में नए चेहरों को मौका मिला है, उसे देखते हुए एमपी में पुराने दिग्गजों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। सवाल यह पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ की तरह एमपी में भी क्या नए चेहरों को मौका मिलने वाला है? सिंधिया समर्थकों पर भी क्या गाज गिर सकती है? सवाल यह भी कि बड़े चेहरों को एडजस्ट करने की क्या बड़ी चुनौती आ रही है? 3 बार के मंत्री इस बार क्या रिपीट नहीं होंगे? और सवाल यह भी कि लोकसभा चुनाव पर नजर और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस रहने वाला है क्या? सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और चर्चा के लिए इस पर खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एक हफ्ते में दूसरी बार सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार दिल्ली से मंत्रियों की लिस्ट लेकर लौटेंगे सीएम मोहन यादव? मध्य प्रदेश में अब तक के घटनाक्रम की बात करें तो 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए। 163 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मोहन यादव सीएम, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बने। 17 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई। इसमें वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव समेत अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। 19 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई। इस दौरान मंत्रिमंडल गठन सहित अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 21 दिसंबर को सीएम मोहन यादव फिर दिल्ली पहुंचे। 21 की रात को एमपी के बीजेपी सांसदों के साथ डिनर पार्टी हुई। 22 दिसंबर को सीएम मोहन यादव की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दिल्ली में सीएम के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। हालांकि जानकारों का मानना है कि अब कभी भी मोहन यादव की नई टीम का ऐलान हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मोहन यादव की नई टीम कैसी होगी। तो सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी के कुछ नामचीन चेहरे ड्रॉप हो सकते हैं। ये वैसे चेहरे हैं जो बीजेपी की हर सरकार में अमूमन मंत्री रहे ही हैं। नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और जाति संतुलन पर फोकस होगा। सिंधिया खेमे से करीब 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर और गोविंद सिंह राजपूत का नाम शामिल है। बड़े चेहरों के साथ साथ कैबिनेट में नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। इस बार कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ सकती है। हालांकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ज्यादातर नए चेहरों को शामिल किया गया है, उससे ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कैबिनेट में भी नए चेहरों को तवज्जो मिलने जा रही है। कहा भी ये जा रहा है कि जिस तरह इस बार सीएम के चेहरे ने चौंकाया है, उसी तरह कैबिनेट के चेहरे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो क्या वजह है कि अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है? क्योंकि इससे पहले के जब चुनाव की बात कर ले तो सीएम पद की शपथ की बात कर ले या फिर नतीजों के बाद बहुत ज्यादा दिन लगता नहीं था। कम से कम इतना दिन तो नहीं लगता था कैबिनेट के चेहरे के सामने आने के बाद और कैबिनेट के चेहरों के शपथ ग्रहण को लेकर के। क्या वजह है? कई बहुत से कद्दावर जो चेहरे हैं वो जीत कर आए हैं, उनको एडजस्ट करने की एक चुनौती है क्या? उनके साथ साथ उन्हीं के द्वारा बढ़ाए गए कुछ 1-2 नाम हैं, उनको कैसे शामिल किया जाए, ये भी चुनौती है क्या? 2024 की चुनौती है क्या? कई चीजें हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। और बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, उनसे आपका परिचय करा दे। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता सचिन वर्मा जी मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष परिहार जी मौजूद हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं। चैतन्य सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं राजनीतिक रिएक्शन लूं उससे पहले चैतन्य सर आपके ही पास आना चाह रहा हूं कि अमूमन जब हम देखते हैं कि नतीजा आता है, इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे आने के बाद बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं अगर पिछले के आंकड़े की बात कर रहा हूं 18-3 या उससे पहले की, तो 14 दिन 8 दिन, इतने दिनों में ही कैबिनेट के चेहरे साफ हो जाते थे। अब तकरीबन 20 दिन होने जा रहा है। आज खबर यह आई कि कुछ चेहरों पर अंतिम मुहर लग गई है। तो सर, हम ये माने कि बस अब 1-2 दिन का इंतजार और है या फिर थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा? नहीं, देखिए ये बात तो तय है कि काफी लंबा वक्त हो गया है। इतना लंबा वक्त लगता नहीं है मंत्रिमंडल को बनाने में। लेकिन इसके पीछे 2 कारण मुझे नजर आते हैं। पहला तो ये है कि बहुत बड़ा बहुमत मिला है
और दूसरा कारण ये है कि इस बार बड़े ऐसे ऐसे वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा गया जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जो सांसद भी रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में पहला तो ये है कि 163 लोगों में से 33-34 मंत्री बनाए जाने वाले हैं, जिसमें 3 तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब और 28-30 और बचते हैं, तो उसमें से 163 में से कितने लोगों को वहां पे कैसे एडजस्ट किया जाए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग तरह के गुट है। सिंधिया गुट जी अलग है, आपका प्रहलाद पटेल का गुट अलग है, शिवराज सिंह चौहान का गुट अलग है। तो इन तमाम लोगों ने अपने अपने लोगों को भी शामिल करने की बात कही है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है मोहन यादव जी के सामने और हाईकमान के भी सामने कि जो बड़े बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते, इसको प्रहलाद पटेल हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, रीति पाठक हैं, उदय राव प्रताप सिंह हैं, ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, इनको कैसे एडजस्ट किया जाए। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के बाद जो प्रमुख जो डिपार्टमेंट होते हैं वो एक तो वित्त होता है, दूसरा गृह होता है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। अब उप मुख्यमंत्री 2 बना दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है किसी एक को वित्त दिया जाएगा और किसी एक को गृह विभाग दिया जाएगा। अब उसमें जो सीनियर लीडर हैं, जैसे आप देखिए प्रहलाद पटेल, वो 1990 से राजनीति कर रहे हैं, सांसद हैं। कैलाश विजयवर्गीय बहुत पुराने लीडर हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इन लोगों को किस तरह से एडजस्ट किया जाए, कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, इसको लेके भी चर्चा चल रही है। ये बात सही है कि पहले कैलाश विजयवर्गीय का और आपके प्रहलाद पटेल का नाम मुख्यमंत्री के रूप में बहुत तेजी से चला था, लेकिन जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इन दोनों के चेहरे पे मायूसी तो थी निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह से बातें चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो हमेशा ऐसे चौंकाने वाले और अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं। और मोहन यादव को भी नहीं मालूम था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है, क्योंकि वो जब विधायक दल की फोटो सेशन हो रहा था तो तीसरी लाइन में बैठे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी एक ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जातीय संतुलन भी बिठाना है उनको, क्षेत्रीय संतुलन भी बिठाना है, और ये क्राइटेरिया भी तय किया गया है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाया जाएगा ताकि सब समुचित विकास हो सके हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र का। तो उसको लेके भी एक ऊहापोह की स्थिति है कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। क्योंकि देखिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। हो सकता है कि 10-12 मंत्री जो शामिल किए जाए, उसके बाद फिर अगली बार जो होगा विस्तार होगा उसमें दूसरे लोगों को लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जैसा छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिला है, और नए लोगों को मौका मिला तो यहाँ भी ऐसे बहुत से नए चेहरे आए हैं सामने जिनको मौका मिल सकता है। उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि जिनको जो 3-3 बार की जीते विधायक हैं उनको कभी मंत्री पद नहीं मिला तो उनको भी दिया जा सकता है। ये बहुत सी जो उलझने हैं उसको सुलझाने का हाईकमान भी प्रयास कर रहा है। इसलिए देखिए आप 2-2, 3-3 बार मोहन यादव जी को दिल्ली जाना पड़ा और बैठ के चर्चा करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि कल या परसों में यह तय हो जाएगा कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है और किसका। हालांकि अभी देखिए कुछ देर पहले ही खबर आई कि कुछ चेहरों पर सहमति बन गई है, उन पर मोहर लग गई। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, अभी इस पर कंफर्मेशन होनी बाकी है, लेकिन ये भी बात सामने आने लगी कि अब कुछ ही लोगों के नाम पर फाइनल मोहर लगनी बाकी है। लेकिन सचिन वर्मा जी, तस्वीर क्यों नहीं साफ हो रही है? मतलब तकरीबन 20 दिन होने जा रहे हैं। देखिए नतीजे 3 दिसंबर को आ चुके हैं, 23 दिसंबर हमारे सामने खड़ा है। क्या वजह है? इतना वक्त तो अभी तक नहीं लगा। हमने कई बार के विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों के बाद की भी परिस्थिति देख ली तो ऐसा ही स्थिति नहीं होती थी। क्या इतने दिग्गजों को उतार देना, क्या इतने बड़े चेहरे आपके सामने उनको एडजस्ट करना, ये बड़ी चुनौती हो रही है जिसकी वजह से अभी तक क्लियर नहीं हो रहा? क्योंकि सर कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा है। देखिए सहूद भाई, मैं पहले तो संवैधानिक आपको स्थिति बता दूं कि 2 जो उप मुख्यमंत्री जो हैं जिनको शपथ दिलाई गई है, तो मंत्रिमंडल जो है वो गठित तो संवैधानिक रूप से हो चुका है। अब सर विस्तार होना है बाकी है। अब मैं भट्ट साहब की बात को ही थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं कि जो जीत हुई है वो एक प्रचंड जीत जो है भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता ने दी है। तो उस जीत के साथ में हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तो इस तरह से जो हम अब इस तरह से सरकार का जो मंत्रिमंडल का जो गठन जो है उसका विस्तार जो है उसको करने के लिए जो जरूरी पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री
मोहन यादव जी का जिस तरह से चयन हुआ था, उसी तरह के पैरामीटर जो है मंत्रियों के लिए रखे गए हैं, और उसका जो शीर्ष नेतृत्व जो है उसका परिशीलन कर रहा है, और अब जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो शीर्ष नेतृत्व जो है जनता के हित में लेगा। नहीं, लेकिन वो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो हम सभी जानते हैं। जो आपने बात कही सचिन जी, वो नई नहीं है। मतलब बात तो ये है कि वजह क्या निकल करके सामने आ रही है। 2 बार इससे पहले जा चुके हैं और अब दोबारा भी दिल्ली में मौजूद हैं। अभी तक भी नाम फाइनल नहीं हुआ है। हम बता रहे हैं ना कि 2003 से लेकर के 3, 8, 13, 18, मैं किसी भी साल की बात कर ले तो 2003 में तो 5 दिन के अंदर कैबिनेट विस्तार हो गया था। उसके बाद 13 दिन, 14 दिन मैक्सिमम, लेकिन अब तो 20 दिन होने जा रहे हैं। तो उसके पीछे अब तो मतलब अभी तक तो पहले ही हो रहा था कि मंथन हो रहा है, अब तो सवाल पूछे जाने लगे कि कहां पेच फंसा है। सऊद भाई, अगर आप 2019 को भूल गए हैं, जब कोविड काल में जो है शिवराज जी जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, हाँ। और वो अकेले ही पूरी सरकार का कामकाज जो है वो देख रहे थे। तो इस तरह से जो है सरकार के सारे जो एक्शन जो भी सरकार को लेना चाहिए, अगर आप देख रहे हो तो वो लिए जा रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल भी हो रहे हैं, और जो जनता के जो काम हैं वो सारे हो रहे हैं। सारी जो स्कीम्स कहीं जो कोई रुकावट नहीं है। रोल संतोष आउट की गई परिहार थी जी, वो सारे। आप तो विपक्ष में हैं और आप जी। कह रहे थे पहले दिन से कि हम मजबूत विपक्ष का जो है वो काम करेंगे और उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो अगर सरकार एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? विपक्ष तो इससे संतुष्ट है ना कि हाँ ठीक है, अभी अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जो चाहे वो अपने हिसाब से मंथन करके चेहरों को चिन्हित कर सकते हैं, चुन सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं। देखिए, दो डिप्टी सीएम, एक सीएम साहब है, तीनों महोदय जो है आपस में पूरे डिपार्टमेंट बांट लें। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति ये हो गई है कि केंद्र सरकार से जो है जब फाइनल होगा तो उसके बाद लिस्ट वो होगी, और पिछले मध्य प्रदेश की पूरी जनता उसको जो है भोग रही है। पूरी योजनाएं बंद पड़ी हुई है, ठप पड़े हुए पूरे काम पूरी तरीके। पहले आचार संहिता लगी थी, अब मुख्यमंत्री जी बन गए। अरे भैया, कम से कम जिनको भी बनाना है उनको बना दीजिए, कम से कम मध्य प्रदेश का काम तो सुचारू रूप से चले। तो अभी तो स्थिति ये है कि चारों तरफ अधिकारी सब जगह घूम रहे हैं, पूरे कोई काम पूरे बेलगाम। कम से कम ये है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, उनका डिपार्टमेंट बढ़ जाए, उसके बाद जो भी काम हो तो हमारे विपक्ष की भूमिका भी सामने आएगी। जो कमियां हैं जो उसके अंदर दिखा। अभी तो क्या है, मुख्यमंत्री जी है, आपस में द्वंद्व मचा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश हो गया है मध्य प्रदेश, और सब जो है आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जितने 163 जीते हैं, सभी मंत्री सोच रहे हैं कि मेरी लाठी लग जाएगी, मेरी लाठी लग जाएगी। आपस में द्वंद्व मचा हुआ है। तो अभी निपटोड़ा भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और जो भी हो उसको जल्दी हो जाए तो मध्य प्रदेश की जनता के हित में भला होगा। क्योंकि योजनाएं बंद पड़ी हुई है, काम बंद पड़े हुए हैं, चारों तरफ से विकास कार्य रुके हुए हैं, अस्पताल से लेके सब जगह जो स्थिति जो नहीं है। लेकिन संतोष परिहार जी, आप देखिए ना कि लाउड स्पीकर्स हटने लगे, वहां पर चौराहों पर, सड़कों पर, बाजारों में नगर निगम और जो नगर निगम के अधिकारी वो दिखाई दे रहे हैं। वहां पर मीट की दुकानों को बंद भी करा रहे हैं या फिर उन पर चालान कस रहे हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये तमाम चीजें तो हो रही है और सरकार ने ही फैसला लिया है, उसी के बाद ये हो रहा है। 2,22,000 आदिवासियों के पट्टे जो निरस्त कर दिए थे उसको बहाल करना है। मध्य प्रदेश में सुचारू व्यवस्था के लिए बहुत सारे काम करने हैं। स्मार्ट सिटी का काम जो है वर्षों पुराना बंद पड़ा हुआ है। इतनी पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी हुई, कहीं काम नहीं, मतलब सब काम, ये बहुत सारे अधूरे काम है। साफ सफाई, रंग रोगन तो दिखेगा। संतोष परिहार जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी इस देरी के पीछे की वजह क्या आपको नजर आती है? आप तो बड़े बारीकी से जानते होंगे ना कि अंदर खाने क्या होता है, आपकी पार्टी में, उनकी पार्टी में, पता होगा। अभी लग क्या रहा है? देखिए, अभी इनके आपस में भारतीय जनता पार्टी कई जुटे हैं। शिवराज बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी, कैलाश पटेल बीजेपी, अमित शाह बीजेपी, आपस में जो है महाराज मानने के लिए जो कर रहे हैं, तो ये करना भी चाहिए। स्वाभाविक बात है कि जिसकी सरकार बनेगी वो अपने हिसाब से, मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से करके नहीं, विवेक से नहीं करके, केंद्र शासित प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश, वहां से चिट्ठी पत्री जो भी पर्चा भेजना बना दो भैया। पहली बार वालों को बनाना, दूसरी वालों, ये हमारे मित्र जो है बहुत ये मापदंड की बात, काय का मापदंड है? मापदंड तो ये था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे पूरी तरीके से लाडली बहना, अभी तो लाडली बहना का आदेश निरस्त हो गया, तो फिर आनंद फानंद में उसको कैंसिल था। तो अभी थोड़ा सा जल्दी करें जो भी करना हो, ताकि हमारे विपक्ष की भूमिका वही पूरी हो। न सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं बल्कि गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं।
देखिए, संतोष परिहार जी की पार्टी देखिए- जो है उसने ये सारे प्रश्न जो हैं असेंबली में उठा लिए हैं और असेंबली में माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब भी आ गया। उन्होंने बोला कोई स्कीम बंद नहीं हो रही है और जो भी स्कीम है उनका जो जिस समय पेमेंट शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से ही उसके सारे पेमेंट्स होंगे और वो सारी स्कीम्स जो हैं वो गतिमान रहेंगी। तो अब संतोष जी की बात में कोई तथ्य तो रहता नहीं है कि जो स्कीम्स हैं उसका आश्वासन जो है वो असेंबली में दे दिया जा चुका है। तो संतोष जी या तो असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें विश्वास करें जहां उनकी पार्टी के लोग भी हैं। अच्छा, जी, तो मैं ठीक है, आरोप- ठीक है, ठीक है। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं क्योंकि शासन का जो मैं आप कार्य दोनों है, से पूछ रहा हूं मैं तो आरोप- सिर्फ जो- एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश हो रही। कंस्ट्रक्टिव जवाब तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन चैतन्य सर, मैं कंस्ट्रक्टिव जवाब के लिए आप ही के पास आना पड़ रहा है, मजबूर है, क्योंकि देखिए सचिन जी मजबूर हैं क्योंकि उनको शायद अभी बहुत ज्यादा स्थिति खुद ही नहीं क्लियर है। जब दिल्ली से हरी झंडी मिलेगी तभी सारी परिस्थितियां सामने आएंगी और संतोष परिहार जी तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और वो अपने हिसाब से मौजूदा सरकार की जो है वो टांग खिंचाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कई फॉर्मूले की बात हो रही है सर, कहा जा रहा है कि नए और पुराने जो मंत्री हैं या चेहरे हैं उनका एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाएगा। लेकिन यह भी बात हो रही है कि जो इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं या फिर उससे ज्यादा बार उन्हें मंत्री पद मिल चुका है, माफ कीजिएगा मंत्री रह चुके या मंत्री पद मिल चुका है, उनको तरजीह नहीं दी जाएगी। ऐसे लोग जो लंबे समय से विधायक रहे हैं, चुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मंत्री नहीं बनाए गए, उनको शायद तरजीह ज्यादा दी जाए। लेकिन ऐसे में तो दिक्कत बढ़ जाएगी, पुराने मंत्रियों में असंतोष भी होगा, कुछ बड़े चेहरे नाराज भी हो सकते हैं। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि 12 मंत्री हार गए उनके। नहीं तो वो 12 मंत्री पहले खड़े हो जाते कि मैं तो मंत्री रहा हूं इतने सालों तक और मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो वो 12 मंत्री तो कट गए। अब इनमें से किसको मंत्री बनाया जाना, देखिए संकट तो है, मोहन यादव जी के सामने भी संकट है क्योंकि उनसे 10-20 साल पुराने जो लीडर हैं, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं या सांसद रह चुके हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट किया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाईकमान के भी सामने सवाल है और उसमें नाराजगी भी व्यक्त की गई है बड़े नेताओं के द्वारा हाईकमान के, कि भाई जिस तरह से नाम चल रहे थे मुख्यमंत्री के लिए उसमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एकदम नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये संकट तो है। दूसरी बात जो है कि जो मुद्दे हैं उनको लेके भी एक चुनौती है मोहन यादव जी के सामने कि जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कितना पैसा में लगेगा, कितना कर्जा बढ़ चुका है, आपका जितना बजट है उससे 1.5 गुना आपके ऊपर कर्ज हो चुका है, वो स्कीम कितने लंबे समय तक चल पाएंगी, ये भी एक चुनौती। ये तो अभी कह दिया गया कि लाडली बहना की योजना बंद नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि लाडली बहना के बारे में आप बता नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। लेकिन ये भी कितने दिनों तक चल पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए हर महीने पैसा डालना और जबकि आपकी स्थिति खजाना आपका खाली है, तो ये एक संकट की स्थिति होगी। मुझे लगता है कि लोकसभा तक तो ये सब कुछ चलेगा, उसके बाद हो सकता है कि किसी तरह से उसको बंद कर दिया जाए या जो कुछ भी कोई दूसरी और है पावर बैलेंसिंग। अगर जो आप बात कह रहे हैं मैं इसको यही समझ रहा हूं, पावर बैलेंसिंग एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जाहिर सी बात है जो लोग सीएम इन वेटिंग थे, अब उन्हें किनारे करके एक नए चेहरे को सीएम बनाया गया है, तो बाकियों को उनके कद के हिसाब से ही तो भूमिका तय की जाएगी। और हमारे सहयोगी तो यह भी जानकारी दे रहे हैं कि बाकायदा एक लिस्ट पहुंची है केंद्रीय नेतृत्व के पास, लेकिन उसमें एक दिक्कत यह हो रही है कि बड़े चेहरों के साथ साथ बड़े चेहरे तो खुद मंत्री पद की रेस में ही हैं, उनकी तरफ से 2-3 चेहरों की सिफारिशें भी पहुंची हैं, तो किसको रखा जाए किसको निकाला जाए, यह भी बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए वो तो होगा, जो इतने बड़े लीडर हैं उनके भी अपने एक लोग होते हैं राजनीति में और उनको बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लो आप, जो इतने लोगों को लेके भारतीय जनता पार्टी में गए थे और कांग्रेस की सरकार चली गई थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहेंगे कि हमारे लोगों को मंत्री परिषद में शामिल किया जाए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर भी उसी इलाके के हैं, वो भी चाहेंगे कि ठीक है मुझे तो आपने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मेरे पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनको भी आप मंत्री बनाइए। तो ये जो 4-5 बड़े लीडर हैं, ये एक प्रयोग जरूर किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक गले की फांस बन गई। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो जो भी आदेश दे देगा वो उनको अक्षरशः पालन करना पड़ेगा, चाहे अच्छा सर, इसमें एक बड़ी परेशानी ये भी है कि चेहरे तो ही हैं, कद है, चेहरे हैं, सिफारिशें हैं, लेकिन उसके साथ साथ जातीय संतुलन भी बिठाना है, क्षेत्रीय संतुलन भी बिठाना है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी फैसला लेना है कि उसका नुकसान ना हो।
हाँ, देखिए लोकसभा चुनाव तो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने तो घोषणा कर दी थी कि इस बार पूरी 29 की 29 जो कमल की मालाएं हैं वो हमको मोदी जी के गले में डालना है। तो वो भी एक मोहन यादव जी के लिए एक बड़ा संकट की स्थिति है कि इतने कम समय में वो कैसे 29 की 29 सीटें जीत पाएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह की अपनी एक अलग राजनीति चल रही है। वो लोगों से मिल रहे हैं, अभी कल जबलपुर से निकले थे, तमाम लाडली बहना उनके गले लग लग के रो रही थी। तो उनका अपना एक संदेश अलग जा रहा है हाईकमान के पास कि आप मुझे इग्नोर मत करें, मेरी अपनी लोकप्रियता जाहिर है, सबको मालूम है कि मैंने लाडली बहना के माध्यम से ही इतनी बड़ी सफलता मिली। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान की थी उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। और उस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा था और वो गेम चेंजर साबित हुई है। ये बात अलग है कि कुछ नेता उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आम आदमी भी जानता, पूरे मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि गेम चेंजर के रूप में लाडली बहना योजना आई। जरा इसको और समझ लेते हैं सर सचिन वर्मा जी, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा समय कम है। सचिन वर्मा जी, तमाम चीजों के साथ साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को भी तो देखिए साधने की कोशिश होगी। हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, जाहिर सी बात है उसकी रेप्लिका ही हमें दिखाई देगी। क्या उम्मीद जताए कि हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व मिलेगा, हर समुदाय को एक प्रतिनिधित्व मिलेगा? सोशल इंजीनियरिंग तो रहेगी, और इसके अलावा यह भी कि सभी मंत्रियों को तो शायद अभी शपथ नहीं दिलाएगी, शायद 15-18 ही मैक्सिमम। देखिए सऊद भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है क्षेत्रवार और जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती है। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो व्यापक रूप से लिए जाएंगे। और बड़ा ताज्जुब होता है कि सरगुजा से ही 3 मंत्री आ जाते हैं और उसके अलावा दुर्ग से 1 आते हैं, रायपुर से, ऐसे ये बड़ा अलग ही संयोग दिखाई देता है। योग्यता के साथ साथ जातीय अलग अलग संतुलन भी दिखता है, क्षेत्रीय संतुलन भी दिखता है। कहने जब आप कर रहे हैं तो कहने में क्या दिक्कत है? सोशल इंजीनियरिंग को साधने में देखिए, अगर सऊद भाई अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सिर्फ मालवा क्षेत्र से नहीं होते। तो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मालवा से आते हैं, और हमारे जो एक उप मुख्यमंत्री महोदय हैं वो भी मालवा से आते हैं। तो अगर इस तरह से हमने क्षेत्रवार और जातिगत राजनीति को अगर बढ़ावा दिया होता तो इस तरह के जो है क्षेत्रीय संतुलन नहीं है, लेकिन जातीय संतुलन तो इस तरह से जो है भाजपा जो है व्यापक रूप से ये देखती है कि कौन व्यक्ति कहां फिट हो सकता है और किस तरह से उसका उपयोग किया जाए, और उसी हिसाब से क्षेत्रीय संतुलन को और साधा जाएगा, बैलेंस बनाया जाएगा, वो होगा। संतोष परियार जी, फाइनल कमेंट। देखिए, अभी तो दिल्ली में मौजूद है मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, 1-2 दिन का वक्त और है, तो आपका भी जो एक सवाल था अपनी तरफ से, एक चिंता आप जाहिर कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा दिन रह नहीं गया है। वो तो देखिए होने वाला है, पटाक्षेप हो जाएगा, टीम सामने आ जाएगी। टीम सामने आ जाए, जल्दी आ जाए, मध्य प्रदेश का भला हो, चालू हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरी योजनाएं बंद हो चुकी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास का काम, विदिशा का काम हो, चाहे नल जल योजना का काम हो, 4-6 महीने से पूरे काम बंद है। देखिए, विधानसभा बोलना, इंप्लीमेंट होना एक अलग रहता है। और जहाँ तक चेहरे की बात कर रहे थे, तो चेहरा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का था, शिवराज सिंह चौहान जी का था, मोहन यादव जी का तो चेहरा ही नहीं था। तो अब जो भी, वो तो क्या है, दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश चल रहा है मध्य प्रदेश, वहां से पर्ची आएगी और जैसे लॉटरी खुलती है वैसे लोग आप बड़ी अलग उसको एक टर्म दे रहे हैं, एक उपमा से और एक नाउन आप उसको दे रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया एमपी। बहरहाल आप विपक्ष में हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र है इस तरह की बातें और टिप्पणियां करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है, एक सीएम हमारे सामने है, 2 डिप्टी सीएम है, मंत्रिमंडल को लेकर के भी मंथन और गहन चिंतन हो रहा है, उसकी भी तस्वीर सामने आने वाली है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि कितना वक्त और बचा है, इंतजार कितना, समय अब इतना इजाजत नहीं दे रहा है। चेतन सर, हम आपका और सचिन जी और संतोष जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अटकलों का बाजार तो अभी गर्म है, लेकिन फाइनल मोहर लगनी अभी भी बाकी है। दिल्ली में मंथन चल रहा है, लेकिन इंतजार कब खत्म होगा इसका भी इंतजार है।